बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ इम्यूनिटी, या जिसको आप किस रेफरेंस से स्टडी करते हो, इम्यून सिस्टम के रेफरेंस से स्टडी करते हो। तो एक जो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था लिम्फेटिक सिस्टम, उससे भी इसका थोड़ा बहुत लिंक बनेगा, वो भी हमने यहाँ पे देखना होगा आगे चलकर। तो इसमें स्पेशली हमने देखना है कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, इम्यूनिटी बजाते खुद है क्या, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस करनी है। और उसी तरह से फिर हमने आगे चलना है, सिस्टमेटिकली देखेंगे कि कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी उसकी हम लेवल्स स्टडी करते हैं किस चीज़ के, इम्यूनिटी के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। तो सिस्टमेटिकली इसको लेकर हमें आगे चलना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपको मालूम हो कि टर्म, सबसे पहले आपको पता हो टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, टर्म इम्यून का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली डिराइव्ड किस से हुई है। इम्यून वर्ड जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड किस से लिया गया है, इम्यूनस से लिया गया है, इम्यूनस। और इम्यूनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली क्या कि सेफ, सेफ, या आप इस तरह भी कह सकते हैं ये, और फ्री, फ्री ऑफ बर्डन, सेफ और फ्री ऑफ बर्डन, ये इम्यूनस का मतलब होता है। बाकी रहे इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। यानी इम्यून सिस्टम के बारे में आपको क्लियर हो कि इम्यून सिस्टम जो होता है कि कह सकते हैं कि इज़ द कैपेसिटी, इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज करना द intrusion of any material, foreign to the body, to mobilize cells and cell products, to help in removing the foreign material, with great speed and effectiveness। ये क्या कहलाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। यानी कैपेसिटी, सलाहियत होना, रिकॉग्नाइज करना किस चीज़ को, इंट्रूजन जो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, मटेरियल, पार्टिकल, जर्म्स वगैरह, ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी, कोई भी मटेरियल जो बॉडी में इंट्रूजन दाखिल होता है, टू मोबिलाइज सेल्स को मोबिलाइज करना, एंड सेल प्रोडक्ट्स और सेल की प्रोडक्ट्स को टू हेल्प इन रिमूव करने के लिए जो भी फॉरेन मटेरियल जो बॉडी में दाखिल हुआ था उसको ग्रेट स्पीड, तेज़ी के साथ और इफेक्टिवनेस, पूर्ण असर तरीके से बॉडी से इसको क्या करना, रिमूव करना। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इम्यून सिस्टम। तो इसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपको ये पता हो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है।
सिंपल सी बात कि व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का जहाँ तक ताल्लुक है कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि बॉडीज रिस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल्स, द बॉडीज रिस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल्स। ये क्या कहलाएगा, किस तरह से बॉडी रिस्पॉन्स, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, लाइक बॉडी रिस्पॉन्स किस तरह से, जैसे बॉडी रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं। बॉडी रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब फॉरेन पार्टिकल क्या हो सकता है, ये फॉरेन पार्टिकल आपको मालूम हो कोई स्पेसिफिक, किसकी बात करेंगे, एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन। यानी इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है, बॉडीज रिस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल्स। अब बॉडी रिस्पॉन्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। फॉरेन पार्टिकल्स क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन्स। एंटीजन्स क्या है, ये आपको आगे चलकर डिटेल इसकी बतानी है कि इम्यूनोजन, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, एंटीजन्स को टेक्निकली इम्यूनोजन का नाम दिया जाता है। ये टेक्निकली कहलाते हैं, डिपेंड करता है वायरस है, बैक्टीरिया, उनके सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, या इसके अलावा कोई टॉक्सिन मटेरियल या और कोई केमिकल सब्सटेंस जो कि फॉरेन पार्टिकल कहलाता है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस होना, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इसको आप इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दोगे। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इम्यून रिस्पॉन्स। अब आप देखिए ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने बताना है कि ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है, 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम बता रहे हैं, क्या ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है कि हैज़ 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। एक बात मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बहुत ही ब्रीफ इसका रेफरेंस दिया, एक्सटर्नल बैरियर का हवाला दिया हुआ है, थोड़ा बहुत स्किन का रेफरेंस दिया हुआ है, डिटेल उसमें नहीं है। इसी तरह से ये इसी तरह हम जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, फैगोसाइट्स वगैरह का रेफरेंस एंड दैट्स ऑल। फिर इसी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो ज़रा डिटेल से दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसको हमने देखना भी डिटेल से है। तो यहाँ पे हमने इसको सिस्टमेटिकली पहले देखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है इंट्रोडक्शन के तौर पे, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, और इस तरह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके बारे में फिर आगे चलकर हमें बताना होगा किसके बारे में, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर तीसरा हमें रेफरेंस किसका देना है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और इसी तरह ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में हम पहले तो इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताएंगे कि बेसिकली ये क्या होता है, एक्सटर्नल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ये कीप माइक्रोब्स आउट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, कीप माइक्रोब्स आउट ऑफ द बॉडी। जिस्म से माइक्रोब्स को, जर्म्स को, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह को जिस्म से बाहर ही रखते हैं, अंदर आने दाखिल होने नहीं, इसीलिए क्योंकि क्या है, एक्सटर्नल बैरियर है। ये बेसिकली स्टूडेंट याद रखना है कि ये बेसिकली क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक
इम्यून रिस्पॉन्स है, बेसिकली एक्सटर्नल डिफेंस हम इसको कहते हैं, एक्सटर्नल डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है और ये एक्सटर्नल डिफेंस बॉडी का कहलाता है। इसकी फिर हमने बताना होगा कि ये जो एक्सटर्नल बैरियर्स हैं ये कौन कौन से हैं, इसको हम सिस्टमेटिकली लेके आएंगे डिटेल के साथ। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आपको मालूम हो कि इसे आप क्या कहते हो, इननेट इम्यूनिटी कहते हो, इननेट इम्यूनिटी कहलाती है क्या, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जंग होती है, जो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं जर्म्स, उनके साथ तो हम क्या कहेंगे, कॉम्बैट, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्वेडिंग माइक्रोब्स के साथ बाकायदा जंग होती है। तो ये किस किस्म का ये डिफेंस है, याद रखिएगा इंटरनल है, ये तो हमें पता है क्योंकि एक्सटर्नल तो आपको बता दिया। ये क्या है हमारे पास, इंटरनल बेसिकली क्या है, ये डिफेंस है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, याद रखिएगा, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस है। ये भी क्या था, नॉन स्पेसिफिक है, ये भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक। फ़र्क सिर्फ ये कि ये एक्सटर्नल है, ये क्या है, इंटरनल डिफेंस कहलाता है। ठीक है जी, ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फ़र्क क्या है, बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमने आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो फिर आ जाता है आपके पास तीसरा कौन सा है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है, याद रखिएगा, ये होता है स्पेसिफिक, इसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किस लिहाज से, स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस है, ये स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया, स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब किसी भी जर्म्स, कोई इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, कोई भी जर्म हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, व्हाटएवर, वो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक, और कोई भी उसकी फर्दर टाइप हो। लेकिन स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक जर्म, स्पेसिफिक माइक्रोब, तो लिहाजा इसलिए स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस कहलाता है। ये स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस है, याद रखिएगा। और ये किस किस्म का हो सकता है, ये एडॉप्टिव भी होता है और साथ साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहलाता है। इट इज़ adaptive as well as acquired immunity। ठीक है जी, ये होता है। और ये किसके अगेंस्ट होता है, ये जनरल है, ये भी क्या है, जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है, ये भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन ये हमने क्या कहा, ये स्पेसिफिक है, यानी अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रोब्स, स्पेसिफिक माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये होगा क्या, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये तो बच्चों एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने बताया कि इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी हैज़ 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्सटर्नल बैरियर है ये क्या, इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देखेंगे ताकि हमारा दोनों चीज़ें कवर हो जाएं। हमारा पंजाब टेक्निक बोर्ड का भी जो इंट्रोडक्शन के तौर पर बेसिक्स दिया हुआ है उसको हम एलेबरेट कर लें, और साथ साथ हमारा नम्स जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो सकेंगी। इसी से ही आपको आगे आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे इसको लेकर आगे चलना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ह्यूमन बॉडी के बारे में आपने बताना है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पता हो कि ह्यूमन बॉडी जो है इसमें 2 सरफेसेस होती हैं जो कि एक्सपोज्ड होती हैं टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 2 सरफेसेस हैं जो कि एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, 2 सरफेसेस हैं, कौन कौन सी हैं,
नंबर 1 इसमें आ जाती है स्किन और नंबर 2 इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें बहुत ही ब्रीफ दिया हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा एलेबरेट करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाए आपके लिए। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करनी है, स्किन की बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। स्किन के बारे में हमने सबसे पहले बताना है। स्किन के बारे में पता हो कि आपको इसमें 2 मेजर लेयर्स के बारे में हम बताते हैं। 2 मेजर लेयर्स। अब 2 मेजर लेयर्स कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला रेफरेंस आप किसका देते हो, दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर सरफेस होती है बेसिकली, ये क्या है, एपिडर्मिस है। फिर इसके मुकाबले में दूसरा रेफरेंस आपने किसका देना है, सेकंड रेफरेंस आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ डर्मिस। मेजर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डर्मिस होता है। आउटर लेयर जो होती है ये बेसिकली आउटर मल्टीपल सेल थिकन लेयर कहते हैं इसको। ये आउटर क्या है, मल्टीपल सेल थिकन लेयर कहलाती है क्या, एपिडर्मिस। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस का नाम देते हैं। इसमें याद रखिएगा कि ज़्यादातर सेल जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द सेल्स किसके, एपिडर्मिस के, ये क्या होते हैं, आर, इसको हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, कैराटिनोसाइट्स। कैराटिनोसाइट्स का क्या मतलब है कि ये ख़ास किस्म के मिक्सचर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं जिसको आप क्या कहते हो, कैराटीन प्रोटीन्स। ये क्या, कैराटिनोसाइट्स, इसीलिए इसको कहा जाता है कि कैराटीन प्रोटीन बनाते हैं। ये आपको पता हो कि सरफेस पे एक तरह से प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। अब देखिए कि ये इसके अलावा ये ड्राई डेड सेल्स होते हैं, इसके साथ इसमें क्या होते हैं, ड्राई डेड सेल्स होते हैं इसमें, ड्राई डेड। तो लिहाजा इसमें क्या ख़ास बात आपको मिलेगी कि वाटर अवेलेबल नहीं होगा। किसके लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए। यानी बैक्टीरिया वायरसेस जो भी स्किन की सरफेस पर आएंगे तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल बैरियर है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है। इसमें देखिए फिर ये हमने इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक एक्सटर्नल बैरियर है, इसलिए कहते हैं कि कोई जर्म, कोई कौन सा जर्म आ रहा है, नो मैटर, हर एक को ये इसने रोकना ही रोकना है। तो ये हो गया आपका क्या, ये एपिडर्मिस। अब उसके बाद नेक्स्ट किसके बारे में हम बता रहे हैं, डर्मस के बारे में बता रहे हैं। ये वाइडर पार्ट जो है ना स्किन का, वो क्या होता है, डर्मस होता है। और इसमें आपको मालूम हो कि 2 मेजर ग्लैंड्स का हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है। पहला रेफरेंस हम किसका देंगे, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं। और दूसरा रेफरेंस इसमें आपके पास किसका आएगा, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स का। ये आप सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में आपको पता हो कि ये क्या सिक्रीट करते हैं, सीबम। ये सिक्रीट सीबम, ठीक है जी। ये सीबम बेसिकली क्या है, ये ऑयली सेक्रीशन को कहते हैं, ये ऑयली सेक्रीशन होती है। और स्वेट ग्लैंड्स नाम से जाहिर है इन्होंने क्या सिक्रीट करना है, ये स्वेट सिक्रीट करेंगे। और स्वेट के बारे में आपको मालूम हो ये क्या होता है, ये बेसिकली साल्टी फ्लूइड है। अब इनमें जो हम बात कर रहे हैं, सीबम की बात कर रहे हैं या स्वेट की बात कर रहे हैं ना, इनमें क्या ये ओवरऑल ये सिक्रीशंस है ना, जैसे ख़ास तौर पर जैसे स्वेट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स आपको मिलेंगे। नेचुरल एंटीबायोटिक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप रेफरेंस किसका देते हो, लैक्टिक एसिड का रेफरेंस देते हो,
ये किस में होता है, स्वेट में होता है, और ये नेचुरल एंटीबायोटिक कहलाता है। ऑब्वियसली ये क्या करेगा, आपको मालूम है एंटीबायोटिक जो होते हैं या तो इनिबिट करते ग्रोथ को, जर्म्स यानी बैक्टीरिया की, फंजाई वगैरह की, या फिर उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आउट करना होगा कि ये क्या करेंगे, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड व्हाट, फंजाई। ठीक है ना। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ओवरऑल स्किन के बारे में कि ये इफ़ेक्टिव बैरियर है। इफ़ेक्टिव बैरियर कौन सा बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर है, किसके अगेंस्ट, ख़ास तौर पर माइक्रोबायल इन्वेजन, बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होने देते कि इसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह को बॉडी के अंदर, तो इफ़ेक्टिव बैरियर कहलाता है। जैसे हम नॉर्मली किसी इदारे के बारे में, बिल्डिंग के बारे में बात करें तो समझ लीजिए कि ये जैसे बाहर हमने गार्ड खड़ा किया हुआ है जब गेट से बाहर, तो वो क्या होता है, बेसिकली हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसी को देखें, हमारे इम्यून सिस्टम को फॉलो करते हुए डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया जाता है। तो ये एक्सटर्नल बैरियर इस तरह से होता है कि जो भी आएगा उसको उसने रोकना है, दाखिल होने नहीं देना किसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर। तो इसी तरह से ये हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन का रेफरेंस देते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्या आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताना है कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में हमने दो रेफरेंसेस यूज़ करने हैं। पहला रेफरेंस यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करनी है हमने। ठीक है जी। और ये आपको मालूम हो कि हम रेफरेंस पूरा क्या लिखते हैं, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये पूरा क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें क्या होती है ये आप बता सकते हो बाकायदा, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ओके, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में आपको मालूम हो ये प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्ट किसे करेगी, ऑब्वियसली GIT को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करेगी। किससे प्रोटेक्ट करेगी, अब ये आपको पता हो, वही माइक्रोबायल इन्वेजन से, यानी दाखिल नहीं होने देगी किसको, जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का रेफरेंस आप इसमें दे रहे हैं। इसी तरह से बच्चों आगे चलते हो, फिर स्टमक की बात आ जाती है। स्टमक में आप बताते हो क्या कि ख़ास तौर पर यहाँ पे हम स्टमक का हवाला दे रहे हैं, और स्टमक में आपको पता हो कि ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिनको आप नाम क्या देते हो, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स। मेमोरी को याद रिफ्रेश कीजिए, क्या सेक्रेट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये आपको मालूम हो, ये किल करेगा किसको, बैक्टीरिया वगैरह को, जो भी जर्म्स जाएंगे उनको ये किल करेगा। तो ये भी बेसिकली हम कह सकते हैं सिक्रीशंस हो रही हैं, कहाँ से, एपिथेलियम जो होती है स्टमक की आउटर लेयर, उसी से क्या बनते हैं, ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनते हैं। ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होते हैं, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल होते हैं, और वो क्या सेक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये इतनी लो pH होती है कि जिससे बैक्टीरिया से किल हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें स्टूडेंट्स ये भी पता हो कि और मज़ीद स्टमक वॉल में भी और आगे इंटेस्टाइनल वॉल में भी आप क्या देखते हो कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, और ये क्या करेंगे, ये फिर डाइजेस्ट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जनाब, इसमें इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, इसके अलावा इसमें स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंजाइम्स हैं, ये डाइजेस्ट कर देते हैं किस चीज़ को, जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। ये किस में होते हैं बैक्टीरिया, ख़ास तौर पर जो हम फूड वगैरह खाते हैं उसमें ये होते हैं, उनको ये किल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एपिथेलियम ऑफ द
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया, ये हमने बताया। अब इसी तरह से एपिथेलियम एक और जगह भी होती है एक्सटर्नल बैरियर के तौर पर, वो कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर ली आपने। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आप किसका रेफरेंस देते हो? नेज़ल कैविटी से आप स्टार्ट करते हो। नेज़ल कैविटी में आपको मालूम हो कि नेज़ल कैविटी में ख़ास तौर पर यहाँ पे रेफरेंस आप देते हो, जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ वेस्टिब्यूल का नाम, वेस्टिब्यूल कहते हैं इसको। यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। और हेयर्स का काम क्या होता है? ये हेयर जो होते हैं बेसिकली ये फिल्टर करते हैं लार्ज, ख़ास तौर पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको ये क्या करेंगे? फिल्टर करते हैं हेयर्स। इसी तरह से इसमें नेज़ल कैविटीज़ में आप क्या देखते हो? सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम होती है, सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम भी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे रोल किसका आ जाएगा? नाम देख लीजिए, एक तो म्यूकस आ गया और दूसरा इसमें क्या आ गया? सीलिया, और यहाँ से क्या आ गया? म्यूकस आ गया। ठीक है जी। अब इनका काम क्या होगा? इन्होंने फिर क्या करना है? ट्रैप करना है किस चीज़ को? जो फाइन, बहुत ही बारीक किस्म के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इसी तरह से किसको? माइक्रोब्स को, यानी जर्म्स वगैरह को इससे क्या करना है? ट्रैप करना है। जब ट्रैप करेंगे फिर इसके बाद सीलिया होती है। ये जो सीलिया हमने बताया है, इसमें इसकी बाकायदा मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट जो होती है ये किस तरफ होती है? ये टुवर्ड्स द फेरिंग्स, इसके बारे में हम बताते हैं जंक्शन है, और यहाँ से फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ यानी स्टमक की तरफ चले जाते हैं। जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमने पहले बताया, या तो HCl की वजह से किल हो जाएंगे, या फिर क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरह ये रेफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आगे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें आप किसका रेफरेंस देते हो? ट्रैकिया का हवाला देते हो, ट्रैकिया आ जाता है। इसी तरह से और जो हमारा आगे एयर पैसेज वे है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, तो यहाँ पे हम ख़ास तौर पर रेफरेंस किसका देंगे? अगेन यहाँ पे क्या होता है? अगेन यहाँ पे क्या होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, और ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम जो होती है, इसमें भी क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, और म्यूकस ट्रैप करता है किस चीज़ को? जर्म्स वगैरह को, ओके, और जो डस्ट पार्टिकल मज़ीद जो बच जाते हैं उनको। और ये सीलिया का काम क्या होता है? ये बेसिकली यानी स्वीप करते हैं किस चीज़ को? उन डस्ट पार्टिकल्स को अलॉन्ग विद म्यूकस टुवर्ड द फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर ये किधर जाएगा? टुवर्ड द स्टमक चला जाएगा। तो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम होती है ट्रैकिया में भी, और ये बाकायदा इनका काम वही है जो कि हमने यहाँ पे पहले बताया, ट्रैप करना फाइन डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स वगैरह को रोकना। सीलिया की मूवमेंट जो होती है वो टुवर्ड द अपर, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ होती है, तो लिहाजा वो फेरिंग्स की तरफ लाते हैं, फेरिंग्स से फिर वही बात स्टमक में फिर इसी तरह से डाइजेशन। तो ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या बताया है आपको? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमने पहले आपको डिटेल किसकी बताई थी? ये स्किन के बारे में हमने डिटेल बताई कि ये स्किन किस तरह से बैरियर का काम कर रही है एक्सटर्नल, और फिर उसी तरह से दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन भी दो रेफरेंसेस आपके सामने आए, यानी एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसी तरह एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम आएंगे किसकी तरफ? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ, ताकि उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम ब्रीफली समराइज कर लें, तो ताकि उसके बाद हम फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, दैट इज़ इम्यून सिस्टम, यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में अब हमने देखना है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ये क्या किस किस्म का डिफेंस होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहलाता है। ये बेसिकली क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, और इसमें जब माइक्रोब्स जो होते हैं ना, माइक्रोब्स के बारे में हमें पता हो
कि माइक्रोब्स ये जब पेनिट्रेट कर जाएं किस में, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाए, यानी ये पेनिट्रेट कर जाए किधर से, एक तो ये स्किन हो या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो, इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ये क्रॉस कर जाए, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने बताना है कि जो ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एक्शन में आ जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, ये अब एक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमने इसको देखना है कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, इसके कितने मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली लेके चलना है और इसको समराइज करना है। तो याद रखिएगा कि थ्री क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस, थ्री नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंसेस होते हैं। यहाँ पे हमने उनको बताना है कौन कौन से इसमें इंक्लूड शामिल हैं। सबसे पहले रेफरेंस हमने किसका देंगे, फैगोसाइट्स का रेफरेंस देना है, फैगोसाइट्स आ जाएंगे। फैगोसाइट्स के साथ ही आपने नेचुरल किलर सेल्स जिसको आप साइटोटॉक्सिक टी सेल का नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड इसमें हम क्या देखेंगे, दैट इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, इसकी भी डिटेल थोड़ी सी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है फीवर, जिसको आप क्या कहोगे, टेम्परेचर। ये तीन तो मेन है। इसके अलावा इन एडिशन भी आपको पता हो, इन एडिशन इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती है, सम प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स आर देयर, जो कि क्या बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये स्टूडेंट समरी है इसकी, आपको अभी तो आपको की पॉइंट्स बताएं कि नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस इंक्लूड्स फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे इसमें, और फिर दूसरा इसमें क्या आएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, और तीसरा इसमें फीवर यानी टेम्परेचर जिसको बुखार कहते हैं, पायरेक्सिया। और इन एडिशन कुछ इसमें प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स आएंगी जो क्या बनाती हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। तो हम इनको थोड़ा सा समराइज करेंगे सिस्टमेटिकली। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ये फैगोसाइट्स की बात हमने करनी है। फैगोसाइट्स, अब फैगोसाइट्स नाम पर देखिए, फैगोसाइट्स, साइट काइटोस सेल से लिए गए, फैगो का मतलब होता है ईटर, यानी फैगोसाइटिड जो थी, जो कि फैगोसाइटोसिस के जरिए इनगल्फ करते हैं किसी मटेरियल को, और इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी फैगोसाइट्स जो होते हैं कौन सी एक्टिविटी करेंगे, इनकी जो एक्टिविटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज फैगोसाइटोसिस। इसको आप फैगोसाइटोसिस का नाम दोगे। अब इसमें स्टूडेंट्स दो मेजर टाइप्स एंड सेल्स की जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला इसमें आएगा मैक्रोफेज, फिर दूसरा हमने जो आगे चलकर डिस्कस करना होगा वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ओके जी, ये दो मेजर इसकी कैटेगरीज है किसकी, फैगोसाइट्स की। पहले हम किसकी बात करते हैं, मैक्रोफेज। हमने थोड़ा सा ब्लड के टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद एलैबोरेट करना है। तो आपको मालूम हो कि जो बोन मैरो होता है, ख़ास तौर पे कौन सा, रेड बोन मैरो की हम बात करते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं क्या चीज़, मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स, फिर ये किस में आते हैं, इनटू द ब्लड आ जाते हैं, और ब्लड में तकरीबन कितना 10 से लेकर 20 आवर्स तक ब्लड में रहते हैं, और फिर ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड। ये ट्रांसपोर्टेड कहाँ पर होंगे, ट्रांसपोर्टेड जो ये कहाँ होंगे, वेयर, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी, वेयर नीडेड, जहाँ इनकी ज़रूरत होगी। कहाँ ज़रूरत हो सकती है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के रेफरेंस आपको पता हो, इनकी ज़रूरत लंग्स में भी हो सकती है, लिवर में भी हो सकती है, इसकी ज़रूरत किडनीज में भी हो सकती है, इसकी ज़रूरत जो है, फिर आप जो पढ़ते हैं लिम्फॉइड मैसेज का रेफरेंस देते हैं, स्प्लीन, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और इसी तरह से लिम्फ नोड्स वगैरह यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। किस, और जब ये पहुँच जाते हैं, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ चल जाते हैं, ये जब ब्लड सेल से निकलते हैं तो ये मोनोसाइट्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज नाम से ज़ाहिर है, मैक्रो लार्ज को कहते हैं, ये बड़े ईटर कहलाते हैं किस चीज़ के, जर्म्स वगैरह के ख़ास तौर पे। तो इसमें स्टूडेंट्स अब देखो, हम थोड़ा सा इसको छोटी सी एक डायग्राम के ज़रिए एलेबरेट कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इसमें हम ये शो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने छोटा सा सेल शो किया है, ये हमारे पास क्या है, मैक्रोफेज, ये हमारे पास ये मैक्रोफेज है। ओके, अब इसी के साथ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं क्या, बैक्टीरिया शो कर देते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने बैक्टीरिया शो किया, व्हाट इज़ दिस, बैक्टीरिया। ये सरफेस एंटीजन्स होते हैं जो इसमें आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये बैक्टीरिया आपके पास है। अब ये ऑब्वियसली ये मैक्रोफेज किस पे अटैक करेगा, इसने अटैक करना है इस बैक्टीरियल सेल पर। तो हम ये कहेंगे मैक्रोफेज अब क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है किस पे, ऑन ये बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेगा। और किस, जब अटैक करेगा तो ऑब्वियसली इसने क्या करना है, इनगल्फ करना है इसको। इनगल्फ कैसे करेगा, इसमें हम ये सिस्टमेटिकली इसको इस तरह से लेंगे। ये देखिए कि ये हमारे पास मैक्रोफेज हमने शो किया इस तरह से, ये इसका ये डिप्रेशन सब बनता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बैक्टीरियल सेल आ जाएगा, ये इस तरह, ये इसमें इसके पार्ट्स, ठीक है जी। जब ये इसमें इनगल्फ हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें स्टूडेंट्स क्या आप देखते हो कि ये इस तरह, ये जब इसमें ये हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से आएगा तो इसके जो ख़ास तौर पर ये बैक्टीरिया है, इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हुए नज़र आएंगे किसकी सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज जो है। इसके एंटीजेंस भी हो सकते हैं किसके, इन बैक्टीरियल सेल्स के। ये इसने इनगल्फ किया, और इनगल्फ करने के बाद अब ये इसमें कुछ पार्ट्स, ये क्या होंगे, डिस्प्ले पार्ट कहते हैं इसको, डिस्प्ले पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेल है जिसने फैगोसाइटोसिस कर लिया है, ये इसमें से कुछ सेक्रीशंस होती हैं। जैसे सेक्रीशंस में हम पहला रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं कुछ प्रोटीन्स का, ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे हम जनरल लिख रहे हैं क्या, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स अब क्या करेंगी, इन प्रोटीन्स के बारे में आपको मालूम हो, ये प्रोटीन्स जो होती हैं, कुछ इसमें से प्रोटीन्स आती हैं टुवर्ड्स द ब्रेन जाएंगी, और ब्रेन में भी आपको पता हो कहाँ पे अटैक करेंगी, हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा बॉडी का क्या कहलाता है, थर्मोस्टेट भी कहलाता है। यहाँ पे जाकर इसने सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करना है, जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ये क्या होगा, ये राइज कर जाएगा, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, फीवर, यानी बुखार हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये प्रोटीन्स होती है। वो फिर हम आगे जब डिस्कस करते हैं ना इसको, फीवर को, तो उसमें फिर हम इसका रेफरेंस भी यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये जो प्रोटीन्स हैं, इनके बारे में आपने ये बताना है कि यही प्रोटीन्स होती हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं रेफरेंस के तौर पर, ये प्रोटीन्स पे जाकर एक्ट करेंगी किस पे, मोनोसाइट्स पे। ये मोनोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, ये इस तरह से हमने क्या शो किया, दीज आर मोनोसाइट्स। ये इन पे एक्ट करेंगी ताकि ये मेच्योर हो जाए, और ये फिर आप देख सकते हैं कि
इस तरह डायरेक्ट हम बता देते हैं ये जाकर क्या होंगे, यूँ मैच्योर हो जाएंगे, किस में, इनटू मैक्रोफेज, ये दोबारा मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स इनसे आपको बताया कि ये जो जैसे प्रोटीन्स निकल रही हैं, इसी तरह से सिक्रीशंस यहाँ पे हम शो कर देते हैं, इनसे इंटरल्यूकिन 1 ये सिक्रीट होता है, इंटर बिटवीन ल्यूकिन ल्यूकोसाइट से लिया गया, यानी वाइट ब्लड सेल्स पर एक्ट करने वाले केमिकल को क्या कहेंगे, इंटरल्यूकिन। ये कैटेगरी इसकी क्या है, इंटरल्यूकिन 1। ये बेसिकली जाकर इसने क्या करना है, इसने एक्टिवेट करना है किस चीज़ को, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को। ये क्या करेगा, एक्ट करेगा जिस पे, किस पे, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको आप टी एंड बी सेल रिस्पॉन्स का नाम भी देते हैं, ये जाके उस पर एक्ट करेगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये रोल किसका आपके सामने आ जाता है, दैट इज़ रोल ऑफ द मैक्रोफेज। अब दूसरा इसमें कौन सा हमने बताया है, दैट इज़ व्हाट, न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल की डिटेल हम देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने बता रहा है, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। आप ये किस कैटेगरी में आते हैं, वाइट ब्लड यानी ल्यूकोसाइट्स जो हैं, ये बेसिकली क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं। और ल्यूकोसाइट्स की किस कैटेगरी में आते हैं, ये ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाती है। याद रखिएगा, वो वाइट ब्लड सेल की किस कैटेगरी में आएगी, ये दे आर इंक्लूडेड इन ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें और कौन कौन से थे इसमें आपको याद हो, न्यूट्रोफिल्स के साथ ग्रेन्युलोसाइट्स के साथ इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। तो बहरहाल ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके बारे में बताएंगे कि इनके कुछ फीचर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली क्या होंगे, दे आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी इनकी लाइफ स्पैन क्या होता है, कम होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और फिर साथ साथ क्या होते हैं, ये फिर मोबाइल होते हैं। मोबाइल से मुराद क्या है, पेट्रोलिंग करते हैं, मूव करते हैं। ख़ास तौर पर ये ब्लड कैपिलरीज से निकलते हैं। ये कहाँ से निकलेंगे, और ब्लड कैपिलरीज से ये आउट हो जाते हैं, और आउट होने के बाद ये एंटर होंगे, कहाँ पे एंटर होंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ ये चले जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद इनका रोल क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको पता हो कि ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करेंगे। फैगोसाइटिक एक्टिविटी करेंगे। और अहम बात क्या होती है यहाँ पे कि ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी वंस करते हैं। वंस का मतलब क्या होता है, सिंगल फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। और उसके बाद क्या होते हैं, इस फैगोसाइटिक दे देमसेल्फ डाई, ये खुद भी डेड हो जाते हैं। ये इनका एक ख़ास फीचर है जो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो है, याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने बताना है एक और चीज़ कि ये फिर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं क्या चीज़, लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं। और साथ साथ ये ख़ास किस्म के प्लस क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के और केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। लिहाजा इनका क्या काम होता है, ये किल करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, नंबर 1 इसकी वजह से किल होते हैं क्या चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और साथ साथ दूसरा रेफरेंस आपने इसका क्या देना होगा कि ये कॉज करते हैं फिर क्या, इन्फ्लेमेशन आल्सो, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो इस तरह ये रोल किसका आपके सामने आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स का रोल आ जाता है। फिर इसके बाद हमने जो पहली कैटेगरी बताई थी स्टूडेंट्स, किसकी, 3 हमने बताए ना कि नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस में इंक्लूड्स कौन कौन सी चीज़ें, 3 हमने बताई थी। पहला इसमें फैगोसाइट्स के साथ, दूसरा साथ ही क्या था, नेचुरल किलर सेल्स। अब हम किसकी बात करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हैं। नेचुरल
किलर सेल्स। इनको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये नेचुरल किलर सेल्स को जो है ये आल्सो इनको और क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी इसको कहा जाता है। इसको आगे चलकर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जब हम टी लिम्फोसाइट्स के उसके फिर फर्दर उसकी कैटेगरीज को हमने डिस्कस करना, उसमें हम बताएंगे कि ये नेचुरल किलर सेल बेसिकली ख़ास तौर पर अब कहाँ पे ज़्यादा एजिटेट करते हैं, कहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं, एट कैंसेरियस सेल्स। ये स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे, एट कैंसेरियस सेल्स, ख़ास तौर पर वो सेल्स जिसमें हम क्या कहेंगे कि वायरस भी मौजूद होते हैं, कैंसेरियस सेल्स, उस जगह पे जाकर ये ज़्यादा तौर पर स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं फिर ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ये जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं, नेचुरल NK से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या करेंगे, सिक्रीट करते हैं। क्या चीज़ सिक्रीट करेंगे, परफोरिन्स ये सिक्रीट करेंगे, परफोरिन्स। और फिर इसकी वजह से क्या होगा, ये सेल जो होंगे, सेल हम डायरेक्ट बता रहे हैं, डाई हो जाएंगे, पोर्स बनते हैं, पोर्स के थ्रू ये अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद ये सेल्स जो होंगे डाई हो जाते हैं। किस वजह से डाई होते हैं, वो मैकेनिज्म कौन सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस कहलाते हैं। इस तरह से एपोप्टोसिस के ज़रिए ये किल हो जाते हैं। इसी तरह नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो है ये अटैक करते हैं किस पे, कैंसर सेल्स पे भी, कैंसर सेल्स पे अटैक करते हैं। और फिर कब ख़ास तौर पर ये अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज किसकी, जो ट्यूमर बनता है उसकी अर्ली स्टेज पे उसको अटैक करके उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेचुरल किलर सेल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। मेनली इनका रोल कहाँ पर होता है, ये बैक्टीरिया वायरस की तरफ नहीं बल्कि ओपनली नहीं बल्कि ये कैंसेरियस सेल्स पर जाकर अटैक करते हैं। और फिर नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं सिक्रीट करते हैं परफोरिन्स, जो कि किस में दाखिल होती हैं, सेल्स में। और सेल जो होते हैं एपोप्टोसिस के ज़रिए फिर क्या होते हैं, डाई होते हैं। सर इनका अटैक किस पे होता है, ख़ास तौर पर कैंसर सेल अर्ली स्टेज में जो ट्यूमर बन रहा हो उसी वक्त उसको ख़त्म करने के लिए ये हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। तो स्टूडेंट यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में फैगोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इसके बाद आगे जो है थोड़ा सा हमने मज़ीद देखना होगा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, और साथ साथ फीवर यानी पायरेक्सिया किसे कहते हैं, और उसके साथ हमने ये भी देखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये थोड़ा इसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही फिर हमने आगे जाना होगा किसकी तरफ जाएंगे, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ख़ास तौर पे उसमें डिटेल से सिलेबस में आपके शामिल है एंटीबॉडीज़ और उसका स्ट्रक्चर वगैरह एवरीथिंग, उसको हमने देखना है। बी सेल रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी एंटीबॉडीज़ या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। इसी तरह से एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल कौन सी होती है, नेचुरल कौन सी होती है। ये सारी चीज़ें हमने आगे चलकर डिस्कस करनी है। और लास्ट कुछ हम उसको वैक्सीन को भी एलैबोरेट करेंगे, तो फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।